बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल फ्रंट के साथ मैं हूं हसन बेग। बजट और बजटरी प्रपोजल्स आजकल अंडर डिस्कशन है पार्लिमान में, और बजट आ चुका है और बजट की क्या डायरेक्शन है, क्या सूरत हाल है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड है या नहीं है, या स्टेबलाइजेशन का बजट है या IMF का, ये हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि कौन सा सेक्टर है जिसको इस बजट में अहमियत दी गई है, क्योंकि 3 मेन सेक्टर्स हैं जो इकानमी में कहीं पे भी दुनिया भर की जो मईशत है उसमें 3 सेक्टर्स ही होते हैं। एक ज़ाहिर है हमारे जैसे मुल्क में ज़राअत है, बहुत बड़ा सेक्टर है। उसके बाद इंडस्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा पनप नहीं सकी, और तीसरा जो है खिदमात का शोबा है, सर्विसेज सेक्टर है। और इन तीनों शोबों ने अपना अपना रोल प्ले करना होता है, और उस रोल प्ले करने के लिए ज़ाहिर है इनको आगे करने के लिए, ग्रोथ में हिस्सा डालने के लिए तो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ भी होती हैं। कोई फिस्कल पॉलिसी होती है, कोई मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो सारी इन बैलेंस चल रही होती हैं सो दैट के इन तीनों शोबों को इकट्ठे चलाया जा सके और प्रॉपर तरीके से बैलेंस होके चलें और अल्टीमेटली इकनॉमिक ग्रोथ हो। मेन मकसद इकनॉमिक ग्रोथ है, मुल्क की तरक्की है, खुशहाली है, गुर्बत की कमी है। लेकिन क्या हमारा बजट जो है इस चीज़ को इंश्योर करता है कि यहाँ पे इकनॉमिक ग्रोथ हो रही हो? क्योंकि हम कर्ज़ों से लदे हुए मुल्क हैं। मैं हमेशा कहता हूँ हम कर्ज़ई मुल्क हैं। तो कर्ज़ई मुल्क जो है वो तरक्की कैसे करेगा जिसका 50% जो है वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है। और आज तक ये वैसे अफसोसनाक बात है, आज तक देखा नहीं है कि यहाँ पे डेट रिटायरमेंट के लिए कोई प्रपोजल्स आ रही हैं। ऐसा मुझे लगा नहीं है, या ऐसा भी नहीं देखा कि हर साल बजट आता है कोई टैक्सेस कम हो रहे हों और लोगों पे बोझ कम हो रहा हो, गुर्बत में तखफीफ हो रही हो, पॉवर्टी एलिविएशन का कोई प्रोग्राम चल रहा हो। चलते रहते हैं, बहुत दफ़ा कहते हैं जी ये प्रोग्राम चलाया, वो चलाया। BISP समेत जो है सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी नेट्स भी इन्होंने पैदा कर दी हैं, लेकिन अभी तक गुर्बत में कमी नहीं आ रही। गुर्बत में तो और ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है, अफसोसनाक है। आज भी हमने वही, जब तक ये बजट पास नहीं होता हमने बजट को ही डिस्कस करते रहना है, क्योंकि मेन फील्ड जो हमारा है डिस्कशन का वो इकानमी है। और आज लकीली हमारे साथ इकानमी से रिलेटेड मोस्ट रेलेवेंट प्रैक्टिकल लोग मौजूद हैं। हमारे पार्टिसिपेंट्स में डॉक्टर अख्तर शाह साहब हैं जो बेसिकली PhD इकनॉमिक्स हैं, ब्यूरोक्रेट हैं साबिक, और प्लानिंग कमीशन में भी रह चुके हैं। आज भी प्रैक्टिकल इकानमी में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, वो हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर साहब। और उसके साथ अजमल बलोच साहब हैं जो बेसिकली आल पाकिस्तान सदर हैं अंजुमन ताजरान के। ताजरों का हमेशा ज़ाहिर है जो तिजारत कर रहे हैं उन गरीबों को पता है कि यहाँ पे बिज़नेस कैसे हो रहा है, तो वो आप लोग एहतजाज भी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। वो उनका बुनियादी हक है, लेकिन उस हक में भी कहीं ना कहीं कोई डंडी मारी जाती है। अजमल बलोच साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। और उसके साथ खुर्शीद बरलास साहब हैं जो बेसिकली जो एग्जीबिशन इंडस्ट्री है उस एसोसिएशन को हेड करते हैं और चेयरमैन हैं। और उन्होंने ये बिफोर प्रोग्राम के स्टार्ट से मैंने उनसे पूछा, हमारे ये एग्जीबिशन सेंटर्स जो है बने हुए हैं, तो कोई एग्जीबिशन कहते हैं वो होती रहती है, लेकिन हम तो इंटरनेशनल चले गए हैं। हमें यहाँ पे जो है वो नुमाइश के लिए कोई बहुत ज़्यादा शायद वो नहीं पड़ती, या ज़रूरत नहीं पड़ती, या ये है कि इस तरह का कोई माहौल पैदा नहीं हो सका। तो हम इंटरनेशनली जाके दुनिया को दिखाते हैं हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, और ये एक बहुत अच्छा कदम है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी। खुर्शीद बरलास साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो शुरू किया, शाह साहब आपसे शुरू करते हैं। देखें, ज़राअत, सनत और खिदमात 3 ही शोबे हैं, और ये जो बजट आया है तो इनमें से आपको कौन से शोबे में ज़्यादा प्रायोरिटी लगी है कि गवर्नमेंट चाह रही हो कि कौन सा शोबा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा तो हमारी इकनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारे अवाम का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान खुशहाल होगा? जी, बड़ा अहम क्वेश्चन किया। 1 लाइनर जवाब देता हूँ, FBR। ओके। यानी आपकी सप्लाई साइड की बात कम है, डिमांड साइड की, यानी डिमांड साइड आपकी जो है बहुत ओवर एम्बिशियस साइड पे जा रहे हैं। यानी आपने बड़ी अच्छी कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, उनको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अप्रिशिएट कि हम कई अपने TV प्रोग्राम्स में 2-3 चीज़ें हमने बड़ी फ्लैग की हैं।
एक हमने कहा था कि जी आप इंटरफेस को कम करें, जितने भी गवर्नेंस, टैक्सेशन या जितने भी आपके सिस्टम्स हैं उसको कम करें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह FBR ने एक स्टार्ट लिया, ऑल दो इट इज़, मैं ये कहूँगा कि ये स्टार्ट अदरवाइज़ है। अदरवाइज़ इस तरह के पहले फिर कोई गुंजाइश उनके पास, बिज़नेस कम्युनिटी के पास थी कि थोड़ा सा कुशन मिले। अब आपने ऑटोमेशन पे सारा करके तो वो गवर्नमेंट साइड पे तो कर लिया, अब मज़ा तब आए कि लोगों को भी आप सहूलतें इसी तरह ई गवर्नेंस, और आप किसी भी एवरेज कंट्री की, एस्टोनिया जैसी कंट्री ने 100% सर्विसेज जो हैं वो ऑटोमेटेड की हुई हैं, तो आप वो करें अकाउंटेबिलिटी। तो आप ताकि कास्ट तो कर रहा होगा, बुनियादी तौर पे टैक्सेस कलेक्ट कर रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होगा, उसका एक अलहदा एक शोबा है और वो करता रहता है, उस पर तो हमने बात करनी है। बुनियादी तौर पे मेरे सवाल का मतलब ये था कि इस मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल, मैंने जवाब को ज़्यादा अहमियत दी गई है या इंडस्ट्री को या सर्विसेज को? सारी मैं आपके सवाल को समझ के मैंने जवाब दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको, आपको कुछ एरिया में जो बेसिकली आपने कस्टम ड्यूटीज़ में कुछ छूट दिया है या उसको रैशनलाइजेशन किया है, इसी तरह रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में आपने रैशनलाइजेशन किया है, और बिसाइड दैट आप इवन इनकम टैक्स में कुछ किया। तो इनकम टैक्स में जो रिलीफ मिला है वो एक सैलरी क्लास, ह्यूमन रिसोर्स, वो ठीक है, एक उस साइड पे गया। दूसरी तरफ आपने अगर कस्टम ड्यूटीज़ में दिया है तो वो इम्पोर्ट्स, उनको आपने दिया है रिलीफ कि जिसमें आप इनपुट बेस्ड चीज़ें जहाँ पे लाएंगे। तो बेसिकली आप ये कह लें टू सम एक्सटेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर को आपने थोड़ा सा इसमें टारगेट करने की कोशिश किया, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट, क्योंकि आपकी डिमांड इस वक्त 6.5% से ऊपर GDP की ग्रोथ चाहिए, और आपके पास क्योंकि जो फैक्टर्स आपको चाहिए किसी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वो पूरे नहीं है। कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी आई है, आपकी एनर्जी की कास्ट बहुत आई है, आपका बिसाइड दिस अगर आप देखें तो क्रेडिट, मैं सारी इसमें कुछ भी नहीं किया। जी मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है मार्केट में, तो वो आपका प्राइवेट सेक्टर का कंपेटिटर गवर्नमेंट खुद बनी हुई है। गवर्नमेंट का बैंकिंग सेक्टर से 74% क्रेडिट उन्होंने मार्केट से उठा लिया, और वो आपका प्राइवेट सेक्टर के पास अवेलेबल होना चाहिए था, वो नहीं है, वो चला गया। तो इस लिहाज से मैं ये जो मैंने पहले एक स्टेटमेंट दी थी, आई ओन दैट। तो लेकिन टू सम एक्सटेंट आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, लेकिन ये वो कितना उसको जाल दे सकेगी, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि एट द सेम टाइम आपने ऑटोमेटेड जो ऑडिट और उस तरह की चीज़ें की हैं, तो उनका बेनिफिट कुछ एरियाज़ में तो होगा। यानी जिस एरिया में ईगोइस्टिक आपके ऑफिसर बैठे हैं जिनका मकसद सिस्टम को डिस्टार्ट करना होता है, और उन्होंने कहना था फलां को हमने बराबर कर दिया, हमने ये करना है, तो उनकी डिस्क्रिशनरी पार्ट बेसिकली वहाँ पे आपने कर्टेल की हैं, दिस इज़ पॉजिटिव थिंग। लेकिन दूसरे जो जहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं ऑफिसर, तो वहाँ पे शायद ये चीज़ थोड़ी सी अदरवाइज हो जाएगी, क्योंकि आपके अगर टोटल आइडियल कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और एक बिज़नेस को ऑपरेशनल कास्ट निकाली जाए, सारे फैक्टर्स को निकाल के, तो वो आप इंटरनेशनली कंपेटिटिव नहीं है। तो शायद आपके टोटल तो इस्तदलाल जो है वो तो इस बात पे है कि ये बजट तो इन चीज़ों को डिस्कस यानी वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, वो चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। अजमल बरोई साहब प्रैक्टिकल ताजिर हैं और तिजारत करते हैं और ताजरान के प्रेसिडेंट भी हैं आल पाकिस्तान। अजमल बरोई साहब बताइएगा, ये जो हम सनत और तिजारत की बात करते हैं, तो तिजारत का क्या हाल है, क्या सूरत हाल है? यहाँ पे फिक्स स्कीम आ गई है, फिक्स टैक्स और 25,000 रुपये, और कह रहे हैं कि सेल्फ असेसमेंट टाइप स्कीम होगी। ये जो FBR की डॉक्टर साहब ने बात की, तो वहाँ तो ताजरों को कोई फ़ायदा हो जाएगा, कोई हमारी तिजारत और हमारे ये जो बिज़नेस है ये कोई बेहतर हो जाएगा इस बजट के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 3 सेक्टर्स की बात की, ज़मींदार, सनतकार और दुकानदार। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। यस। अब ये 3 चलेंगे कैसे? इस वक्त हालत ये है कि मुल्क में, मैं नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने कहा है वो हमें कर्जा देते हैं, उन्होंने कहा है कि आपके मुल्क में 12 करोड़ से ज़ायद, यानी समझ लें कि आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया, और वो सकत नहीं रखता ख़रीदारी की। जब वो सकत नहीं रखता ख़रीदारी की, तो फिर दुकानदार क्या करेगा? इस वक्त हम जिस तरह से चल रहे हैं हमें पता है,
बहुत मुश्किलात हो गई हैं इस वक्त, यकीन करें। अच्छा, अब दुकानदार के पास खरीदार नहीं होगा तो इसने फिर आगे भी जाना है सनतकार के पास जो चीज़ें बना रहा है, और ज़मींदार के पास जाना है। कुछ कारोबारी ऐसे हैं जो ज़मींदार के पास जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सनतकार के पास जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इम्पोर्टर के पास जाते हैं। अब सनतकार, ये जो हमारी सनतें बंद हो गई हैं ना 150 से ज़ायद, वो वजह यही है कि दुकानदार अब जा नहीं सक रहा है उनके पास, वो बना कुछ नहीं। एक तो बिजली महंगी है, एक उनको जो लेबर है वो महंगी पड़ रही है, वो चाइना से कंप्लीट नहीं कर सक रहे हैं। इसलिए चाइना ने तो अंत मचा दिया ना, दुनिया में सारी जंग जीत ली है, मुआशी जंग तो उसने जीत लिया है। किसी मुल्क किसी मुल्क को हिलने नहीं देता। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। देखें, एक कोल्ड वार शुरू करने की कोशिश की अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने, उन्होंने बगैर गोली चलाए, बगैर कोई लड़ाई लड़े, उन्होंने सारे मसाइल हल कर लिए। वो एज ए सुपर पावर आ गए सिर्फ किस चीज़ पे कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंश्योर की है उसने। मुआशी तौर पर इतना आगे चला गया है कि अब हर मुल्क जो है उसके टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी बातें मानने को 2001 में मैंने देखा सऊदी अरब की जो सड़कें हैं वो चाइना की तस्बीर से भरी पड़ी थी, टोपियों से भरी पड़ी थी, वो चाइना ने बनाई थी। और मुझे एक मकतब के इंचार्ज ने कहा कि एक सुई, धागा और थोड़ा सा 1-2 बटन ये हम हर हाजी को देते थे, और वो हम 10 रियाल में खरीदते थे किसी मुल्क से। चाइना ने हमें 1 रियाल में दे दिया। ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। चाहिए ये था सर कि हम यूरोपियन मार्केट्स जो है ना चाइनीज प्रोडक्ट से भरी पड़ी हैं, और यूरोपियन परेशान है कि उनकी चीजें तो मतलब बहुत ज्यादा महंगी हैं। तो वो कहते हैं इसको, ये जो ट्रेड वार आ गई है इसको कैसे अवॉइड किया। देखिए, यहाँ पे ना 2 मुल्कों की चीजें होती थी, जर्मनी की या जापान की। पाकिस्तान में जो बिकती थी कोई भी चीज आप ले लें, अब चाइना की है, कोई जर्मनी का या कोई जापान की कोई चीज आपको। ये ऑटो मार्केट देखें कैसी सारा चाइना क्राउड आउट किया। मैं कहता हूँ जी हर चीज में उन्होंने बना डाला है। कोई चीज तो आप नाम लें तो वो कहेंगे ये कल आ जाएगी। तो बात ये है कि अब जमींदार भी कह रहे हैं कि चाइनीज मॉडल पाकिस्तान को अपनाना चाहिए। जी, जो हम अपना नहीं रहे, वो नहीं अपना रहे हैं। उसमें हालांकि हमारा बेस्ट फ्रेंड है वो अपनाने में। देखें, शुरू में तो हमें ये करना चाहिए था, जिस दिन हमने मोटरवे बनाई थी ना, हम छोटी छोटी इंडस्ट्री का जाल बिछा देते। हमें किसी सी पैक की जरूरत नहीं, हम इंतजार करते रहे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 27 बनने थे, वो पता नहीं किधर चले गए। IMF कहता है इनसे जो रियायतें आपने वैसे अदरवाइज थ्योरेटिकल है, अभी तो वो ही नहीं है, तो वो भी ये हुकूमत उस वक्त ऐलान कर देती ना मोटरवे बनने के साथ ही कि 5 साल हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, 5 साल कोई ड्यूटी नहीं लेंगे। यार आप मशीनरी ले आए उधर लगाएं। आज हम तो टोपी भी उस वक्त से बना रहे होते, तस्बीह भी बना रहे होते, और ये सारी चीज़ें हम इसी चाइना से हम मशीनरी लाते और ये सारा कुछ बना लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अभी जमींदार है तीसरा, चाइना से इंडस्ट्री लाना चाह रहा था, वियतनाम लेके चला गया। सनत हमारे पास वही है जो एक दफ़ा ये लगी है, कोई उसमें इजाफा नहीं हुआ है। हम कई दफ़ा सुनते हैं कि जी इसमें इजाफा होगा, चक्री के पास इंडस्ट्रियल जोन बनेगा, उधर कोई वही सनतें पुरानी जो अब 20, 25, 30 साल पहले पुरानी चल रही हैं वही चल रही हैं, और उनमें भी बंद हो गई हैं। चक्री के साथ कोई ऑयल विलेज बन रहा था, वो पता नहीं हमने कब बनाने, हमने सिर्फ सड़कें बनानी है, वो बना डाली हैं, मुल्क में बनी खड़ी है। मैं उसे कंप्लीट करूँ, उसका हमने फ़ायदा नहीं उठाया। और तीसरा था ज़मींदार। देखिए, ज़मींदार इस वक्त चाहिए ये था कि हम दुनिया में हमारे एम्बेसडर मौजूद हैं। अगर हमें एक बॉर्डर बंद हो गया था, यहाँ सप्लाई हमारी रुक गई थी, तो हमें कहीं और ढूंढ लेना चाहिए था। हमारे किसी एम्बेसडर ने पूरी दुनिया में ये काम नहीं किया है कि वो किसी दूसरे मुल्क में कहता कि भाई इस हिसाब से इधर सप्लाई करो, इधर एक्सपोर्ट करो, तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते थे। आलू उसने फेंक दिया, गोभी उसने फेंक दिया। अब आम की सूरत हाल ये है कि वो बाहर नहीं जा रहा है और सारा इधर गल सड़ रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं। आपने चाइना की मिसाल दी। चाइना ने ना गुड नेबरहुड डिप्लोमेसी के नाम पे जो है ना सबके साथ ताल्लुकात अच्छे रखे हुए हैं। मेरा ख्याल है हमें तकलीफ नहीं सर, नहीं, उसने एक और काम भी किया हुआ है कि वो अपने करप्ट आदमी को सजा देता है, वो गोली मारता है उसे, जिसकी वजह से वो कामयाब हो गया। देखिए, मुझे तो एकदम जो है ना फैसल वोडा याद आ गया, कल परसों से वो लगा हुआ है। जी आप मैं 25 साल से लगा हूँ। मैं 25 साल से कहता हूँ कि इस पे सजाए मौत रखें या कम से कम उम्र कैद रख दें। खुर्शीद साहब ये बताएगा कि ये एग्जीबिशन, मैंने भी बहुत सारे एग्जीबिशन देखे चाइना में, चाइना की बात हो रही है और आप भी फरमा रहे थे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे चले गए। तो ये बताएं कि ये एग्जीबिशन जो होता है
है, और यहाँ पे मुझे याद है दुबई ने 6 महीने का एक एग्जीबिशन लगाया था, आपको याद होगा, जब बिल्कुल डाउन थे। तो हमारे एग्जीबिशंस की क्या सूरत हाल है? आप कह रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे हम जा रहे हैं, हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली कम्पेटिटिव हैं और वहाँ पे हम जाके कम्पीट कर सकते हैं, और आप जिस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं तो वहाँ पे कितना कोई बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट्स में, चीज़ों में? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे आज मदऊ किया, और ये बड़ा टचिंग पॉइंट है। एग्ज़िबिशन की अहमियत को आज तक हम सरकार को समझा नहीं पाए कि इसकी अहमियत क्या है। जर्मनी को, चाइना को, जिसको आज हम तरक्की याफ्ता कहते हैं, उसके पीछे भी सारी वो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस ही हैं। उन्होंने जो कुछ बनाया उसको एक्सपोज किया, उसी के मुताबिक से उसको एक्सपोर्ट भी किया। जैसे अभी शुरू में हमारी बात हो रही थी कि मैंने लोकल एग्जीबिशन से इंटरनेशनल में क्यों चला गया हूँ। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि मोर देन 100 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री, बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। जब हमने लाइसेंस अप्लाई किया इसके लिए DGTO को, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट को समझाने में 2 साल लग गए कि माइस इंडस्ट्री होती क्या है, इसके अफादियत क्या होती है। इसको इंडस्ट्री नहीं मानते थे, इसको इंडस्ट्री नहीं मानते। कराची और लाहौर के अलावा कोई एक्सपो सेंटर नहीं है। आप कहीं भी दुनिया में चले जाएं, डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत बड़े एक्सपो सेंटर्स होते हैं। अब हम इंटरनेशनल क्यों चले गए हैं? अब हमारा 2 पॉइंट एजेंडा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है हमने, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आनी है। तो अब हम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जितनी इंडस्ट्री है उसकी एक एग्जीबिशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सिचुएशन होती है, सॉरी टू कट यू, वो ये है कि यहाँ पे लॉ एंड आर्डर और दहशतगर्दी के बड़े मसले मसाइल हैं, और आपको मालूम है ये जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उनको जाके समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे SIFC बन गई, एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता था, अभी पता नहीं है या जम हो गया। बहरहाल ये बड़ी हमने कोशिशें की हैं, लेकिन जब तक यहाँ का इंटरनल जो होम ग्राउंड है वहाँ पे कोई पीस नहीं होगा, अमन नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा, तो कौन इन्वेस्टर आएगा? आपका बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि जाहिर है मुझे इस शोबे से मुंसलिक हुए 45 साल हो गए जी। मैं आपको यही बताने लगा हूँ कि जब हम वहाँ पर, अभी मेरी 2 हफ्ते के बाद UK में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो वो सीधा सीधा गोरा हमसे ये पूछता है, यार आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? हम कहते हैं सर हम तो अभी नहीं कर रहे, हम अच्छे दिनों का इंतजार, जब आप कर लेंगे तो फिर हमें बताइएगा। हाँ, लेकिन अब अल्लाह ने बड़ा करम किया है पाकिस्तान के ऊपर। अब ये वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि अब जो इन्वेस्टमेंट के मौके पाकिस्तान में आने वाले हैं वो शायद इस रीजन में किसी के पास नहीं। वो आप इस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ये जो मिडिल ईस्ट वार थी और उसमें पाकिस्तान का जो एक बड़ा किरदार था, और जो जिसका ज़ाहिर जुम्मे को अब बाकायदा हमारी मेहमानदारी में वो होने जा रहा है, साइन भी होने जा रहा है, डिजिटली तो साइन हो गया है। उसके बाद माहौल जो है ना बहुत बेहतर होने वाला है। वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कंट्री एक ब्रांड बनता है। मैंने अगर टेबल पे आपने 4 मुल्कों की चीज़ें रखी हैं, चाइना की रखी है, इंडिया की रखी है, UK की रखी है, जर्मनी की रखी है, आप बगैर किसी चीज़ को देखें आप जर्मनी की चीज़ को उठाएंगे। क्यों? जर्मनी इज़ अ ब्रांड। अल्लाह ने हमें पिछले साल से अब तक पाकिस्तान को एक ब्रांड बना दिया है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बांग्लादेश भी कर रहा हूँ, श्रीलंका भी कर रहा हूँ, और 45 मुल्कों से ज़्यादा हमने एग्जीबिशंस किए और बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। और अभी जो मैं पिछले साल बांग्लादेश करके आया हूँ, अब मैं दोबारा जब मैं जा रहा हूँ, अगले 2 महीने बाद मेरी दोबारा है, तो मैं अपनी उन कंपनीज के पास जब दोबारा जा रहा हूँ तो हर बंदा मुझे ये कह रहा है सर हमने इतने एक्सपोर्ट कर दिए। जब वो ये मुझे कहता है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि एटलीस्ट जो हमने एफर्ट्स की थी वो फ्रूटफुल हुई है। आपका एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कराची है या इस्लामाबाद? जी, ये हमारी मैंडेटरी होता है कि जी हमें एक नॉर्थ में और एक साउथ में ऑफिस रखना पड़ता है। एक ऑफिस हमारा कराची है, एक ऑफिस हमारा इस्लामाबाद है। ओके। जो इस्लामाबाद है वो पंजाब को और फेडरल अपना KP को कवर करता है, और सिंध को, बलूचिस्तान को हमारा कराची ऑफिस करता है। लेकिन कराची में चूंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री भी है, चीजें भी है, तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि शायद आपका हेडक्वार्टर भी वहाँ कराची में। यहाँ फेडरल की वजह से थोड़ा सा, ज़ाहिर है गवर्नमेंट इधर है, गवर्नमेंट लाइजन करने के लिए जरूरी होता है। थोड़ी सी बात मैं अब आपको इस तरफ लेके आता हूँ कि ये बजट जो होता है ना, ये दो तरीके होते हैं। एक इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है।
मतलब हम आज तक गवर्नमेंट को समझा के थक गए हैं कि जिनके लिए आप बनाते हैं आप कम से कम उनको साथ तो बैठाएं, उनको स्टेक होल्डर्स तो बनाएं। मैं पिछले 20 सालों से बांग्लादेश जा रहा हूँ, मैं यूरोप की मिसाल इसलिए नहीं दे रहा कि हमारा उनके साथ बनता नहीं, मैच नहीं बनता। वो आज हमसे डबल एक्सपोर्ट पे कैसे चले गए। वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को उनकी गवर्नमेंट ने बुलाया कि सर बताएं आपके मसाइल क्या हैं। उन्होंने कहा सर आपने कागज़ पेंसिल पकड़े, आपको कोई इंपोर्ट की प्रॉब्लम है, ड्यूटी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल जोन की प्रॉब्लम, जो वट एवर द प्रॉब्लम्स आर देयर आप वो चॉक डाउन करें। उन्होंने कहा ये चॉक डाउन कर दी, अब आपको ये एक्सपोर्ट टारगेट है। उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट को सुना, उन्होंने एक्सपोर्ट टारगेट दिया, तो धीरे 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 तो कोई प्रायोरिटी सेक्टर्स भी रखे होंगे यहाँ हम मर गए अपने उसमें प्रोग्रामों में कह के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, प्रोविंसेस को करते रहते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो पोटेंशियल है वो हमारे नौजवान है, 60% से ज़्यादा नौजवान है, वो ई कामर्स में, IT सेक्टर में, IT सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है आपकी एक्सपोर्ट्स का। आई डोंट नो उसके लिए टैक्स फ्री क्यों नहीं कर देते, उनके लिए ये मैदान वो अभी भी टैक्स लगाया हुआ है। इस बजट में ये एक बड़ा अच्छा किया है कि इन्होंने 29 तक 2029 तक इन्होंने ये की स्लैब को कर दिया ताकि वो प्लान कर सके IT का एक्सपोर्ट 0.25% कर देते तो ज्यादा अच्छा। चले बड़ा ज़ाहिर है सरकार को तो आना है क्योंकि इसकी आमदनी लेजिटिमेट है। अच्छा मैं ज़ाहिर एक्सपोर्ट से भी डील करता हूँ, इंटरनेशनली भी करता हूँ। पाकिस्तान इज़ अ क्वालिटी प्रोड्यूसर। हमें सिर्फ माल बेचना नहीं आता, हमारी मार्केटिंग कमज़ोर है। तो हमें जब मार्केटिंग साथ आ जाएगी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें दूसरी चीज़ में जो अक्सर कहता था। यहाँ पे सॉरी टू से अजमल बलोच साहब भी मेरा ख्याल है इसी उसके ख्याल के हैं, डॉक्टर अख्तर शाह साहब भी। बात यह है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जब इतनी ज़्यादा महंगी होंगी, कंपेटिटिव नहीं होंगी, तो हमारा मार्केटिंग तो बाद में आएगी। मार्केटिंग तो उस वक्त आएगी जब आपकी चीज़ें बिकने वाली हों। जैसे अजमल बलोच साहब ने कहा वहाँ पर जो है ना सऊदी अरब में जो तस्बीह होती थी वो 1 रियाल की चाइना से आ जाती थी, वैसे अदरवाइज 10 रियाल की थी। तो बात यह है कि वो जब तक आप उसको कंपेटिटिव नहीं करेंगे तो कैसे आप कोई शक नहीं इसमें, जब तक कंपेटिटिव प्राइस नहीं होगी। और मैं तो समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी खासतौर पे मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर ये इस वक्त बहुत बड़े मुजाहिद हैं। अगर इन सर्कमस्टांसिस में अगर अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में जाते हैं। आपने मुजाहिद वाली बात की तो ये अजमल बलोच साहब तो नहीं जानते, मैं इनको जानता हूँ। मैं इधर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ता था, उस वक्त भी आप बारे में यही जिहाद कर रहे होते थे, आज भी कर रहे हैं। चले सलाम इनको। ये अख्तर शाह साहब ये बताएं कि चलें ये तो मेन सेक्टर्स ऑफ इकानमी है जो हम कर रहे थे, लेकिन आपको पता है कि एक फिस्कल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी, तो आपको इस बजट में ये जो फिस्कल पॉलिसी है वो भी ठीक लगी है? हमेशा कोई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के टैक्सेस लग जाते हैं, नए टैक्सेस आ जाते हैं, तो फिर ये कैसे इम्प्रूव करेगी हमारी इकानमी? अच्छा ये जिस चीज़ की आप बात करना चाह रहे हैं ना जी, ये एक अजीब सा पैराडॉक्स है दिस टाइम। वरना थ्योरी ये कहती है कि आपकी फिस्कल पॉलिसी कंट्रैक्शनरी होगी या एक्सपेंशनरी होगी। ठीक है। अब कंट्रैक्शनरी में आप जो टूल्स बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, या तो आपने टैक्सेशन लगा दी या आपने फिस्कल स्पेस जो अवेलेबल था उसको कम कर दिया। दोनों में से एक, ये जरा ध्यान में रखना, दोनों में आपके पास सिर्फ एक का चॉइस होता है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ दिस टाइम ये अदरवाइज है। आपने दोनों को एज ए टूल यूज कर लिया, जिसका मतलब यह है कि आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपकी कंसोलिडेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए आपके पास कुशन ही नहीं है, फाइनेंशियल कुशन ही नहीं है। तो इसका मतलब आपने आगे नहीं जाना है। आप जिस सेक्टर की बात करें, जिस सेक्टर में आपको इतने रिसोर्सेज चाहिए थे कि हम जी इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, ऊपर जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास वो फाइनेंशियल कुशन ही नहीं है। तो इसलिए आप ये समझें कि हमारी ये पॉलिसी बेसिकली वन साइडेड है, और जो मैंने शुरू में कहा था वो FBR सेक्टर के लिए ही है। बाकी आपको तो वो इसमें वी नीड टू थिंक ओवर इट कि हमने रियलाइन करना है। सॉल्यूशंस आर देयर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दुनिया में लैंड लॉक कंट्रीज हैं, दुनिया में रिसोर्स क्रंच कंट्रीज हैं, दुनिया में बहुत वर्स्ट कंडीशन है, लेकिन मसाइल मेरे ख्याल ये वाले नहीं है जो हम इधर। आपका इशू ये है कि आपके नंबर 1
आपकी रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, नंबर 2 आपकी ओनरशिप ऑफ द प्रॉब्लम, नंबर 3 सरेंडर फॉर द सेक ऑफ सिस्टम, मुल्क के लिए, लोगों के लिए आपने सरेंडर करने अपने इंटरेस्ट। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हमारी सारी चीज़ें ऐसी लॉपसाइडेड घूमती फिरती रहेंगी, कभी एक चीज़ ऊपर जाएगी फिर नीचे दूसरे को लेके आएगी, क्योंकि ये आपका बेसिकली आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है बहुत सारी पॉलिसीज़ का, बहुत सारी चीज़ों का। तो इसी मैं ये कहूँगा अब बेहतर ये है, देखें टू दिस एक्सटेंट आपने जो आपका यहाँ पे ई कॉमर्स या रिमोट सर्विसेज देने वाला सेक्टर है, आपने ठीक है उसको 5% से उठा के 0.5 तक तो लेके आए हैं, लेकिन आप ये देखें कि उनके लिए क्या आपने कोई फाइनेंशियल सिस्टम दिया है ट्रांजैक्शन के लिए? आपको इस चीज़ का इल्म है कि मोर देन 65% जो ट्रांजैक्शनल कास्ट है वो एक पाकिस्तानी को बियर करनी पड़ रही है बाहर मुख्तलिफ जगहों पे, और उसके पास नेट क्या बचता है, अब उसने यहाँ सर्वाइव भी करना है अपने सिस्टम, इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि हम क्रिप्टो लेके आ रहे हैं, आप बेफिक्र हो। तो उसमें यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो प्रेफर करते हैं कि हम यहाँ से किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाए। राइट, पहले मिडिल ईस्ट उनके पास एक अच्छा एक लेवरेज वाली जगह थी, अब मिडिल ईस्ट में अभी भी लेवरेज की वो खुर्शीद बल्लास साहब कह रहे हैं जो हमने ये डिप्लोमेटिक एक सक्सेस हासिल की है, और ये देखें बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जंग में थी और उसके हम सालिस बने हुए हैं, और विद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज कतर और सऊदी अरब और सारे वो शामिल हैं, तो इसका मतलब है कि आपका लिवरेज वहाँ पे तो पैदा हो रहा है। मैं यहाँ थोड़ा सा ना आपको आप ज़रा माइंड न करना, मैं थोड़ा सा बाइफरकेट करूँगा कि आपकी 25 करोड़ की इकानमी है और आपको ये देखना है किसने क्या रोल प्ले किया है, कौन क्या रोल प्ले करेगा। अब आपके ठीक है डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने नो डाउट इस मौके पे एक मार्वलस रोल प्ले किया जिसकी वजह से आपने बेसिकली डिफेंस में तो फील्ड मार्शल लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है उसमें हमने एक बड़ा रोल प्ले किया। मेरा ये ख्याल है, मेरी देखें डिप्लोमेटिक एफर्ट तो ओवर अपना एक रोल है वो उसमें, लेकिन मैं ये कहता हूँ देखें बेस आपने पिच किसको किया, आपने 2025 में जो इंडिया से बाहर जीती वहाँ से आप एक उस लेवल के सक्सेसर आ गए, एवरीबॉडी रिकग्नाइज यू, उसके बाद आप बन गए ठेकेदार, आप उस एरिया के उसने उधर से अप्रिसिएशन ऑफ एंड ऑन होती रही। आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी कंट्रीज ने उधर से ही अपना रेस्क्यू के लिए एंगेज करना शुरू कर दिया। मैं सारी गुजारिश करता हूँ अगर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बन जाए तो बहुत बड़ा है। देखें ये तो अचीवमेंट होगी, लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि इस वजह से मैं ये आपकी बात को ज़रा वो थ्रैश आउट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस पे इत्तेफाक कर लें कि जी हमारे साथ ये बहुत कुछ हो गया है, तो इट्स नॉट बहुत कुछ। आपकी इतनी बड़ी इकानमी है, दुनिया में आप compete कर रहे हैं, तो ये आपका सिर्फ एक जो डिफेंस सेक्टर है वो ही अपनी एक्सपोर्ट कर सकेगा। उसमें नो डाउट कि आपकी $150 बिलियन की मार्केट है डिफेंस रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं, आप उसमें टॉप 10 में आ जाते हैं। मैं अच्छा होता है, इन्वेस्टमेंट होती है तो सिर्फ एक सेक्टर में नहीं होगी, डिफेंस में नहीं होगी, सब में आएगी। मैं कहता हूँ 4 चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। नंबर 1 ट्रस्ट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, नंबर 2 आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, नंबर 3 आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसमें रेगुलेशंस क्या हैं, किस तरह से चीज़ें लेके हैं, नंबर 4 आपका लॉ एंड ऑर्डर और पीस। अब पीस ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो उसके बगैर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एक सिस्टम देना है जिस सिस्टम में मल्टीपल गवर्नमेंट इदारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमें सबको ओन करना है। अब कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में आपका डिफरेंस किधर से आता है? बिल्कुल ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए इंतजार कर रहे हैं, और ये ही इज अ प्रैक्टिकल मैन, ही इज द मैन एट द वर्क। और ये अजमल बलोच साहब, ये जो हम बात कर रहे थे असल में फिस्कल पॉलिसी पे चले गए जिसमें टैक्सेस की बात होती है। तो अभी एक स्कीम जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, मैंने शुरू में भी पूछा था, ये जो फिक्स टैक्स स्कीम आई है
यानी 25,000 कम से कम दे दें, तो इनका गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स आ जाएंगे। क्या सूरत हाल है ताजरों की? ठीक है, वो FBR ऑफिशर्स के पास जाना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे किसी कोई पेशी नहीं होगी, वो जो खौफ का आलम होता है, हरासमेंट होती है, वो आपके ख्याल में कम नहीं हो जाएगी? क्या ये स्कीम कामयाब होगी कि नहीं होगी? वैसे कल भी मैंने ये सवाल किया था, अभी उसका जवाब भी बताऊँगा, आप पहले बताइए कि कामयाब होगी कि नहीं। देखिए, बात यह है कि मैं स्कीम से पहले ना छोटी सी बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम हमें कहाँ आ रहा है, हम क्यों नहीं माशी तरक्की कर सक रहे? ठीक, असल मसला ये है, हमें रुकावटें कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए, मैं ज़मींदार की बात करूँ तो उसको पानी का इशू है, उसको बिजली का इशू है, उसको अच्छे बीज का इशू है, और उसको महंगी खाद का इशू है। पड़ोसी मुल्क में अगर बोरी 4,000 रुपए की है तो उसको 17,000 रुपए की क्यों मिल रही है? आप पर एकड़ टैक्स ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उसका पानी जो हमारा महकमा है, जिसको इरिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, वो पानी चोरी कराता है। कुछ लोगों को जो बड़े ज़मींदार हैं उनको पैसे लेके उनको पानी चोरी करा देता है और बाकी लोग मर जाते हैं। ये चीज़ें देखने वाली है ना, जिस वजह से हम उधर। अब अगर जो ज़मींदार कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहता है तो बाहर जो हमारा एम्बेसडर बैठा है, मैंने पहले भी बात की, उसको राब्ता करना चाहिए, उसको बताना चाहिए यहाँ पे वज़ीर खुराक को, वज़ीर ज़राअत को, जो भी रिलेटेड लोग हैं, वज़ीर तिजारत को, कि इस मुल्क में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें आपको फ़ायदा है, इसमें नहीं फ़ायदा है। तो ये हमारे एम्बेसडर हमारे सिर्फ वीज़े लगाने पर बैठे हैं। दूसरी बात मैं आऊँ, सनतकार को क्या मुश्किलात हैं? उसको मुश्किलात हैं बिजली महंगी की, उसको लेबर की, और उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, इसलिए कि FBR के जो लोग हैं, जो कस्टम के लोग हैं, अभी आपने देखा कि क्वेटा में, बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा इनका जो था वेयर हाउस, उसमें आग लग गई और करोड़ों रुपए की गाड़ियां जल गई, करोड़ों रुपए का सामान उधर जल के राख हो गया। मेरे ख्याल में कोई 20-25 अरब रुपए का सामान, वो क्यों रोका हुआ था? ठीक, वो एक अरसे से पड़ा था, ये नहीं देख कल पकड़ी थी, वो एक अरसे से पड़ा था, लोगों को दे देते, उसका नुकसान ना होता। मारा गया वो ताजर जो उसमें काम कर रहा था, मारा गया वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर, जो भी लोग उसके बीच में इन्वॉल्व थे, जिनका माल था, आज वो रो रहे हैं। ये वो चीज नहीं होता। और दूसरा, ये जो माल पड़ा होता है ये इंश्योर नहीं होता। और दूसरा, फिर जब आप टैक्स की बात करते हैं ना, तो टैक्स चोरी कैसे होता है? 100 कंटेनर निकला कराची से, ये ऐसी बात है जो रिकॉर्ड पे है कि 100 कंटेनर निकला इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेकर कस्टम्स के उसके क्या कहते हैं पोर्ट से, उसमें कस्टम के रजिस्टर पे लिखा गया ये लंडा जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे ये जब टैक्स चोरियां होंगी, प्रॉपर टैक्स नहीं आएगा, 4 अरब रुपया मेरे ख्याल में रोज़ाना का, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ हुकूमती लोग कहते थे कि 4 अरब रुपए की करप्शन हो जाती है इन हमारे जो। ये क्यों होती है? जब हम इन चीज़ों को रोकेंगे तो हम हर चीज़ में ठीक होते चले जाएंगे। अब आपने बात की स्कीम की। स्कीम देखिए, मैं खुद बैठा हूँ इनके साथ, हमने 2.5 महीने पहली दफा ऐसे हुआ है कि इन्होंने देखें कोशिश इन्होंने की थी कि इसका मतलब कंसल्टेशन प्रोसेस तो प्रॉपर था, डंडे के जोर पे इन्होंने पूरी कोशिश की है टैक्स वसूली की, लेकिन हमने इनको पहले दिन कहा था कि डंडे के से आप वसूल नहीं कर सकेंगे, डंडे से किसी और की जेब में चले जाएंगे। और वही हुआ, जहां पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगी वहां आज भी मंथली जारी है। मैं दावे से इधर हलफ उठा के कह सकता हूँ, मैं क्योंकि मैं उन लोगों में, आपने कहा ना प्रैक्टिकली, तो मैं लोगों में मौजूद होता हूँ। आप तो प्रैक्टिकल जानते हैं। कई लोगों का सामान उठाकर 1-1 करोड़ रुपए की जबरदस्ती जाके गाड़ियां जाती हैं, वीगो डाले जाते हैं दुकान से, उसका सिस्टम उठा लेते हैं, फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं। अभी भी कोई 2-3 दुकानदार उसमें फंसे हुए, करोड़ रुपए उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें बर्बाद कर रही हैं। इसको स्कीम लाई गई है कि जो ताजर, मैं ये नहीं कहा हमने 25,000 रुपये जमा करा दें, 1% अपनी सेल पर, यानी टर्नओवर पर, इस गंदे निज़ाम से बचने के लिए, इस करप्ट निज़ाम से बचने के लिए, फरसूदा निज़ाम से बचने के लिए हमने इस स्कीम को लागू किया है। कुछ अर्सा पहले शौकत अजीज साहब ने यह काम किया था, जब वो थक गए थे ना कि 17-20 दिन दुकानें बंद रहीं, फिर उन्होंने सेल्फ असेसमेंट और हमें कहा कि आपने नीचे नहीं जाना। हमने कहा 10% बढ़ा के जमा कराएंगे, जो लोग दे रहे हैं। आज तक FBR लोगों को नेट में लाने में नाकाम रहा है। आप इसी हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले ताजर दो स्कीम दी थी और इदारे के लोगों ने उसको नाकाम बनवा दिया। इदारे के लोगों ने उसको कहा, लोगों को कहा यूनियन आपको मरवा देगी, ये नुमाइंदे आपको मरवा देंगे। उसमें तो बिल्कुल ही नाकामी होगी। तो इसका मतलब है कि इस स्कीम में आप समझते हैं कि कामयाबी होगी। मैं आधे मिनट की बात करूंगा। उस स्कीम में ये हुआ था कि
10,000 लोग 3 माह में एंटर हो गए थे। Right. देखिए हम पढ़े लिखे तो है नहीं इतने, कौन सा ताजिर इतना पढ़ा लिखा है? ठीक। सच बात है ना, मैं मानना पड़ेगा। ठीक। अब उसको समझना था, उसका रिटर्न फॉर्म भरता है FBR का आदमी या बार का, वो कहते हैं वो मानता है, वो यूनियन की बात नहीं सुनता है। महकमा के लोग डराते हैं कि इनकी बात नहीं सुननी है। और उसमें हमने कहा था, मैं वो प्रैक्टिकल की आप बात कर रहे हैं तो मैं लोगों में मौजूद होता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें इन्होंने कहा लोगों को मारे जाओगे, इसमें ना हो। 10,000 लोग अगर 3 माह में एंटर हुए थे ना, तो साल में कम अज कम 50,000 या लाख, ये तो दरवाजा उनके लिए था जो नेट में नहीं थे। अगर आप उसको खुला रखते तो लोग आते। बंद कर दिया गया कि नहीं जी नहीं, 10 लाख लोगों ने आना था, ये 10,000 है इसलिए बंद कर। अब इस स्कीम में भी मुझे खतरा है। अच्छा, इसमें भी अभी हो रही हैं बातें। हाँ। सोशल मीडिया पे यकीन करें, हाँ। इन बातों के ना अंबार लगे हैं कि भाई ये ऐसे नहीं होगा तो ताजिर टैक्स देना नहीं चाहते तो 25,000 क्यों, फलाना क्यों। हमने कहा ताजिर अपने टर्नओवर पे, देखिए कुछ लोग तो टैक्स दे रहे हैं, अगर वो स्कीम में आना चाहेंगे, ये इख्तियारी मजमून है, ये लाजमी नहीं है। अगर वो इसमें आना चाहता है, उसकी 2 करोड़ सेल है तो ये 2 लाख रुपए टैक्स जमा करा देगा। बिजली के बिलों में जो दिया एडवांस टैक्स वो मिना कर लेगा। और जो नया बंदा है जो आज तक आया ही नहीं है, जिसको FBR ला ही नहीं सका और लाना नहीं चाहता है, कि उसे डायरेक्ट जेब में डाल लेता है और उसको कहता है छोड़ तू रहने दे, कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपकी दूसरे जो मेरे दूसरे गेस्ट आते रहे हैं पिछले 2-4 प्रोग्राम, वो यही कहते हैं कि ये शायद कामयाब ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कामयाब इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है ताजिर को समझ आनी चाहिए अब कि अगर उसने उस फरसूदा निजाम से बचना है तो वो अपनी कमाई, अपनी उस पे टर्नओवर पे, उसका करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, ज़हनी तौर पे उनसे बिल्कुल फारिग हो जाएगा और अपना कारोबार करेगा। और 25,000 उसके लिए रखा है जो छोटे से छोटा ताजिर है, जो कहता है जी मेरी सेल तो 25-30 लाख से ज्यादा नहीं है, 2,000 रुपए टैक्स बनता है तो मेरा ख्याल है वो 25,000 रुपए जमा करा देगा तो उसको छूट है। ये पहली दफा गवर्नमेंट को भी पता चल गया है कि FBR के थ्रू हम टैक्स वसूल करने में नाकाम है। बिल्कुल ठीक। आपने पढ़ा कल चेयरमैन FBR साहब का बयान था इतना बड़ा जंग अखबार के फ्रंट पेज पे कि हम इनको भी चेक करेंगे। आप अभी से डरा रहे हैं कि लोग आए ना, अभी से डरा रहे हैं। भाई इसकी जरूरत नहीं थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो अभी से डराना शुरू कर देंगे तो कौन है। और जब हम मिल बैठे हैं कि हमारे ताजिर के साथ ज्यादती नहीं होगी, दे दी है तो आप उसको एक फैसिलिटेशन का हमें तो करने देना। उन्हें क्या, लोगों पे हमें यकीन है, लोगों को। बिल्कुल ठीक है। ये जो है ना खुर्शीद साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की, जैसे ये इस हवाले से भी बात हो गई कि स्कीम आई है, कोई ऐसी कोई मराहत, कोई चीज़ें, कोई फैसिलिटेशन आपके एग्जीबिशन के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से भी होती है? जब आप बाहर जाते हैं तो फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट? देखिए, हम जब भी एग्जीबिशंस करते हैं ना तो उसके साथ हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस लाजमी रखते हैं। राइट। उसमें से यहाँ से भी हमारे साथ इंडस्ट्रीज जाते हैं, वहाँ के चैम्बर्स, वहाँ की सरकार, वो साथ बैठते हैं, हम उनके फार्मूलोज को देखते हैं। और फिर जो हमारे साथ यहाँ पर भी ऑफिशियल जाते हैं, कई दफ़ा मिनिस्टर्स भी हमारे साथ जाते हैं, बैठ के बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। दूसरी बात लुबे लुबाब ये भी है कि बुनियादी तौर पे हम टैक्स देना भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं देना चाहता। ठीक है, मतलब उसका वजह ये है कि कॉन्फिडेंस की कमी है कि मैं टैक्स क्यों दूं। नहीं, उसके ना देने में मेरी एक और ऑब्जर्वेशन है। वैसे मेरा ये ख्याल है कि देखिए, मैं टैक्स सिस्टम का हिस्सा भी रहा हूँ, मेरा ख्याल है लोग, एक तो यही है कि कोई भी बर्डन जब आएगा तो कोई नहीं करना चाहता, उसको उठाना नहीं चाहता। दूसरा ये है कि रही से ही कसर जो है, हमारे ऑफिशियल्स जो है ना, टैक्स मशीनरी जो है उसने निकाल दी है, वो डरा देते हैं, वो हरासमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें मिली जुली हैं, कोई टैक्स नहीं देना चाहता। मैं छोटी सी बात कर दूं, मसला ये है कि मैं दुकानदार के नजदीक हूँ, वो ये कहता है कि मुझ पे 10,000 बनता है, मैं 20 देने के लिए तैयार हूं, इसको मुझसे दूर करो। ये मुझे जाली नोटिस भेजता है, रोज एक बंदा आ जाता है, मेरी चीजें मुफ्त ले जाता है, इसके पैसे नहीं देता, देना चाहता है। अगर वो कहता है ना मैं मुल्क के साथ मुखलिस हूं, मैं लाख रुपए टैक्स देना है, उसको कहा जाता है नहीं फिर 10 लाख बनता है, वो डर जाता है। अगली दफा फिर बर्डन दे दिया जाता है। वो कहता है भाई मुझे 50,000 दो, तुम बेशक 2,000 जमा करा दो। उधर वो कहता है कि मैं ज्यादा जमा कराऊंगा तो फंसूंगा, और उसी ने फंसा लिया है। नहीं, बिल्कुल सही। ये इश्यूज है। अमेरिका में ना इंडिपेंडेंस ये नहीं है कि लोग देना नहीं चाहते। यकीन करें, मैं कसम उठाकर कह सकता हूँ, लोग देना चाहते हैं, लेकिन लेने वाला मुखलिस होगा तो देने के लिए तैयार है। खुर्शीद साहब, मैं बात ये कर रहा था कि मैंने अमेरिकन हिस्ट्री भी पढ़ी है, तो अमेरिका की आज़ादी की तहरीक जब चल रही थी तो उस वक्त कहा जाता था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मकसद ये कि हमें रिप्रेजेंटेशन दो भाई, ये आप एक साइड से लिए
जा रहे हैं, यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन का आपको इशू नहीं लगता? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारा आपस में कॉन्फिडेंस की कमी है। यूरोप में कोई मामूली से मामूली आदमी 2.5 से 3 लाख रुपए महीना टैक्स पे करता है, मामूली से मामूली। सही। और हम साल के 25,000 रुपए पे भी क्वेश्चन उठाते हैं। उसको इसलिए वो दे देता है कि उसको पता है कि यार कल जब मुझे किसी फैसिलिटी की जरूरत होगी तो सरकार मेरे पीछे खड़ी है। तो हमें ये अच्छा, ये जो कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ये हमेशा मतलब इनके तो बाहर मिनिस्टर्स भी बैठे हुए हैं, इनके अटैचीज भी बैठे हुए हैं, काउंसलर भी बैठे हुए हैं, और वो रोज़ अखबारों में भी आया होता है, फलां एग्जीबिशन हो रही है, रोड शोज हो रहे हैं, ये सारे कोई आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, आपके साथ एसोसिएटेड हैं, या आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं? दो चीज़ें देखें जी। एक्चुअली जब हमने एसोसिएशन बनाई थी तो हमने सबसे पहले ये फैसला किया था कि हमने सरकार से पैसे नहीं लेने। ठीक। उसकी 2 वजूहत है। एक तो मतलब हमारे माशाल्लाह साल में 7 से 8 इवेंट है, सरकार कितनी दफ़ा पैसे देगी? राइट। नंबर 1। नंबर 2 ये कि नहीं, फैसिलिटेशन तो हो सकती है, वैसे तो सरकार हमें फैसिलिटेट करती है जहाँ भी हम जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हो गया, EPP हो गया, ये सारे TTAP हमारे साथ खड़े होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये तो बड़ी अच्छी, लेकिन मैंने ये अर्ज किया कि हम फाइनेंशियल उस पर नहीं जाते। ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये है कि प्रोजेक्ट वही कामयाब है जो अपने पैरों पे खड़ा है। जी हाँ। मैंने आज अगर पैसे सरकार से ले लिए और कल इवेंट पे नहीं मिला तो मेरा तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। आपकी एसोसिएशन तो प्रॉफिट में है ना सर? हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम कर रहे नहीं, वो आपका तो एक नहीं, हमारा काम ये इस पे प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है। हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, लेकिन फंडिंग तो जरूरी है सो दैट कि आप ये काम करते रहे। जी, वो तो काम कर रहे हैं। देखिए मेरे जितने मेंबर्स हैं चैम्बर्स की तरह ही है ना, वॉलंटियर्स हैं, हमारी कोई तनख्वाह नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, हम हमारे अपने अपने बिजनेसेस हैं। हम 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और उसके बाद नई टीम आती है और नई टीम इसको क्या आपका भी पर्सनल बिजनेस भी है? मेरा एक्सपोर्ट बिजनेस भी है। एक्सपोर्ट बिजनेस। तो एक्सपोर्ट का बताएं, हम सबसे ज्यादा रोते इसी को रहते हैं कि एक्सपोर्ट पे इन्होंने फैसिलिटेट तो किया है इस बजट में। देखिए उन्होंने 1% पे किया है। हाँ। बहुत अच्छे, से पहले भी ये पॉलिसी चल रही थी। और मेरा जो अभी आपने पूछा कि सरकार को और क्या करना चाहिए, पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, घरों के लिए 1 करोड़ रुपया आपको दिया जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि सर वो घरों पे तो आपने दिया, ठीक है, यही अगर आप किसी इंडस्ट्री वाले को देते कि सर ये रिंग रोड बन रहा है, इसके साथ हम कॉटेज इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, आप अपनी फिजिबिलिटी लेके आए, ये 1 करोड़ रुपए हम आपको इंडस्ट्री के लिए देंगे, और इसमें कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट सेल और फरोख्त के लिए ना रखा जाए, लॉन्ग टर्म लीज पे रखा जाए। ये बड़ी अच्छी प्रपोजल दी है आपने, बहुत खूबसूरत ताकि उसमें जब हम उसको खरीदो फरोख्त पे आ जाता है वो रियल एस्टेट बिजनेस में चला जाता है। ये 1-1 करोड़ अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को देना शुरू कर दे, लोगों को दें, तो वो तो सारे इंडस्ट्री में आ जाएंगे। सर जितनी हमारी यहाँ इंडस्ट्री घरों में काम कर रही है ना, वो एक जोन के अंदर आ जाएगी, राइट, एक सही सिस्टम में आ जाएगी। ठीक। तो फिर उसके बाद आप जब तक हमारी इंडस्ट्री काम नहीं करेगी सर, उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अभी भी देखें, चाइना की हम मिसाल लेते हैं, हर जगह पे विद ऑलमोस्ट एवरी कंट्री वो ट्रेड सरप्लस होता है, इसलिए कि उनकी इंडस्ट्री इस लेवल पे चली गई है। डॉक्टर साहब आखिरी मिनट है, ये बताइएगा ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये जो 11.5% इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, ये इज इट ओके? आपके करंट जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, क्योंकि आपका साइक्लिक वहाँ पे जो चला है ना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से मजबूरन आपको रिटेन करना पड़ा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह चीजें स्मूथ हो रही हैं, तो दे शुड ब्रिंग इट डाउन, अभी कम होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं जी इन्फ्लेशन तो उसी तरह है, आपने लेवीज लगा के अभी देखते हैं नहीं, इन्फ्लेशन देखें आपके होता है कास्ट पुश और डिमांड पुल। अब आपकी ना बेसिकली ये बलोच साहब ने एक बड़ा अच्छा पहलू हाईलाइट शुरू में किया था, आप ये ध्यान में रखें कि आपकी डिमांड साइड, क्योंकि अब परचेजिंग पावर रही नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम हो गया है, तो वो ऑटोमेटिकली डिमांड जो है ना वो डाउन साइड पे आ रही है, तो आपका इन्फ्लेशन उसकी वजह से गिर जाएगा। तो आप बेफिक्र रहें कि आपको बहुत ज्यादा, सही कह रहे हैं, अगर ये ज़ाहिर है पेट्रोल प्राइसेस ही डाउन हो जाती हैं तो क्यों अजमल बलोच साहब, ये जो आपके ताजर भी कोई कर्जे शर्जे लेते हैं, 11.5% पॉलिसी रेट जो इंटरेस्ट रेट है, ये वारे सर ज्यादा नहीं है, फिर ताजर मुश्किल में चला जाता है, मुश्किल में चला जाता है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं, में पैसे रखे होते सर नहीं किधर 80% सुने, कोई ताजर आप आ जाएं, चूज कर लें कि इस दुकानदार का चेक करना है, राइट, अगर उसका 80% माल उधार का ना हो तो जो सजा कहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, उसकी कॉपी निकाल के देख लेंगे। उधार जो लेके जाता है, प्रॉब्लम उसका ये है कि वो गरीब खुद किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, इसका पैसे मारे जाते हैं। सुने, अब अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि हमारा जो मुल्क का इन्वेस्टर था ना वो मुल्क से बाहर गया, 16-17 लाख लोग गए हैं। कोई तरीका ऐसा निकाला जाए कि उनको वापस लाया जाए, बिल्कुल ठीक है, उनको यहाँ पे लाया जाए, उनको मैं कहता हूँ बहुत सारी रियायतें दें कि हम आपको इधर कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई FBR आपको तंग नहीं करेगा, आप इधर इन्वेस्टमेंट करें। जब अपना आ जाएगा ना फिर बाहर कभी आ जाएगा। खुर्शीद साहब, ये जो अजमल बलोच साहब ने बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट की है, वो गरीब उधार दे दे के ना वो तो मारा हुआ है, बाज़ औक़ात उधार वापस हम बड़े कर्जे ले चुके हैं दुनिया से, इसलिए दुनिया आपको मरने नहीं देती, वो कहते हैं कर्जे भी तो वापस। एक जरूरी बात करना चाह रहा हूँ, ये जो नुमाइश लगती है ना, देखिए हम नुमाइशों के खिलाफ नहीं है, हम सेल परचेज के खिलाफ। कि नुमाइश जरूर लगे, दुनिया भी देखे, लोग भी देखें, उसमें सेल परचेज ना हो, वो उसमें फिर बाजार लग जाता है तो दुकानदार को नुकसान होना चाहिए, शो होना चाहिए कि दिखाएं कि ये मेरी प्रोडक्ट है। मुझे कहा जा रहा है टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच अजमल बलोच साहब, बड़ा आपने टाइम दिया, बहुत कंट्रीब्यूट किया। खुर्शीद साहब, सो नाइस ऑफ यू। फिर हम आपको तकलीफ देंगे, ये बलोच साहब को तो हम तकलीफ देते रहते हैं, कभी कभार आते रहते हैं, मैं तो हर दूसरे आदमी है तो इसलिए वो हमारा, आप भी प्रैक्टिकल आदमी है। और डॉक्टर साहब एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे तो डिस्कस कर रहे थे बजट की सूरत हाल को, और बजट में किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया गया है, कौन सा सेक्टर ऑफ इकानमी है, मईशत का कौन सा सेक्टर है, ज़राअत है, सनत है या खिदमात का शोबा है जिसमें ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ किया गया है, और मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कैसे वर्क कर रही है, टैक्सेस की क्या सिचुएशन है, क्या हम कंपेटिटिव हैं, यहाँ से जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या वर्ल्ड मार्केट में कंपेटिटिव हैं, या ये है कि हमारी चीज़ें ज़्यादा महंगी हम पैदा कर रहे हैं, हमारा एनर्जी कास्ट बहुत ज़्यादा है, हमारी यहाँ की हालांकि लेबर यहाँ बहुत सस्ती है, यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज है, यहाँ पे इंडस्ट्री तो लगनी चाहिए इसलिए कि लेबर एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है एक लिहाज से, लेबर और कैपिटल के साथ, तो वो बड़ा सस्ता है। तो उसके साथ जो है ना बाकी चीज़ें अगर सस्ती हो जाएँ, और स्पेशली नौजवानों की हमने बात की थी कि उनको इंसेंटिवाइज़ किया जाए और टैक्स फ्री किया जाए इस IT सेक्टर को, IT प्रोडक्ट्स को, IT सर्विसेज को, तो हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ सकती हैं। हसन बेग को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।